Good morning students and my dear friends. Today is 9th of October 2023 Monday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज सेट टफ गोल्स एंड डू नॉट स्टॉप until you get there। आज के मिंट पेपर की ये 10 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड की 13 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 12 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, इंडियन स्टॉक ब्रेस फॉर इजराइल हमास वॉर इम्पैक्ट। तो मंडे को इंडियन स्टॉक एक्सचेंज लोअर पॉइंट पर ओपन हुआ और उसका रीज़न इजराइल और हमास वॉर जो इरप्ट हुआ है अर्ली सैटरडे को, उसकी वजह से। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट पर ही उसका इस पर्टिकुलर वॉर का इम्पैक्ट देखने को मिला। जो अदर स्टॉक मार्केट या जो अदर स्टॉक इंडाइसेस थी, ग्लोबल स्टॉक इंडाइसेस, उन पर भी हमें सिमिलर इम्पैक्ट देखने को मिला बिकॉज ऑफ दिस इजराइल हमास वॉर। द इंडियन स्टॉक मार्केट हैज़ ओपन ऑन देयर लोअर पॉइंट। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि इमीडिएट कोई कॉज नहीं है पैनिक करने का, लेकिन जो सिचुएशन है इजराइल में वो क्लोजली मॉनिटर करी जा रही है। अगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इजराइल और हमास के बीच में ये वॉर जो है ये वाइडन होता है, ये इंक्रीज करता है, तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट हमें इंडियन स्टॉक मार्केट पर देखने को, प्रोफाउंड इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट पर देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इजराइल और हमास के बीच में जो वॉर हो रहा है उसका इम्पैक्ट हमारे इंडाइसेस पर, हमारे जो स्टॉक्स हैं उन पर क्यों देखने को मिलेगा। तो देयर मस्ट बी सम लिंचिंग पिन। अगर लिंचिंग पिन की बात करें तो रीजन ये है कि इजराइल हमास वॉर की वजह से जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो सर्च करेंगे, वो इंक्रीज करेंगे। एंड इसके अलावा इंडियन रुपी और बॉन्ड यील्ड जो है वो भी फ्लक्चुएट करेगी, उसमें भी हमें वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से एक नेगेटिव इंपैक्ट हमें इंडियन स्टॉक मार्केट में और इंडियन बेंचमार्क इंडाइसेस पर देखने को मिल सकता है। इजराइल का बेंचमार्क क्या है? TA35 इंडेक्स, जो अप्रॉक्सीमेटली इजराइल की 35 जो टॉप कंपनीज हैं उनको ट्रैक करता है, उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता है ऑन टेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज एंड विच रन्स फ्रॉम संडे थ्रू थर्सडे। और उसमें भी हमें 6.47% का प्लंज देखने को मिला ऑन संडे। और यही सिमिलर ट्रेंड हमें इंडिया के जो बेंचमार्क्स हैं जैसे निफ्टी और सेंसेक्स उन पर देखने को मिला। दोनों में ही अप्रॉक्सीमेटली 3% का डेक्लाइन रहा और यहाँ बोल सकते हैं कि दे ट्रेडेड अराउंड 3% बिलो देयर मिड सितंबर रिकॉर्ड हाई। तो हालांकि अभी क्रैश जैसे सिचुएशन तो नहीं जनरेट हुई कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो क्रैश हो जाए, बट दिस इज एन इवॉल्विंग सिचुएशन। और अगर इजराइल और हमास के बीच में ये जो वॉर है ये वाइडन होता है तो डेफिनेटली इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इंडिया के स्टॉक मार्केट में और अदर ग्लोबल इंडाइसेस के स्टॉक मार्केट पर देखने को मिल सकते हैं। और हम सभी जानते हैं जैसे कि यूक्रेन वॉर की, जो फरवरी में यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ था, उसकी वजह से लास्ट ईयर, उसकी वजह से भी जो इंडियन स्टॉक मार्केट थे उन्होंने काफ़ी सारा डेप्रिसिएशन देखा था या डिवैल्यूएशन देखा था। अब इस पर्टिकुलर नई ग्लोबल सिनेरियो की वजह से, नई ग्लोबल सिचुएशन की वजह से भी इंडियन स्टॉक मार्केट जो है वो प्लंज कर सकते हैं। दिस इज इंडियन बेंचमार्क निफ्टी एंड सेंसेक्स ऑन फ्राइडे, जो कि अपने सितंबर रिकॉर्ड हाई के 3% से डिक्लाइन होकर के ट्रेड हुआ। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। इंडिया सीक सपोर्ट फॉर सिस्टम टू रेज फार्म इंपोर्ट ड्यूटीज। तो इंडिया जो है वो क्लोजली वर्क कर रहा है डेवलपिंग कंट्रीज के साथ मिल करके कंसेंसस बनाने के लिए। किस बात पर कंसेंसस बनाने के लिए? WTO फोरम में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म SSM को पुश करने के लिए इंडिया जो है अदर डेवलपिंग कंट्रीज के साथ, अदर डेवलपिंग इकोनॉमीज के साथ डिस्कशन कर रहा है, कंसेंसस बनाने की बात कर रहा है। क्योंकि ये अब क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाई इंडिया इज ट्राइंग टू मेक द कंसेंसस विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज टू पुश दिस SSM। क्योंकि WTO में अदर मेंबर का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है अगर आप किसी प्रपोजल को, किसी पर्टिकुलर मैकेनिज्म को पास करना चाह रहे हैं। और ये जो मैकेनिज्म है स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म, ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, और इंडिया डिफरेंट मल्टीलैटरल फोरम्स में अपने आप को डेवलपिंग कंट्री के टैग के तहत
मानता है। तो कई सारे डेवलपिंग कंट्रीज को भी ऑन बोर्ड लाने की कोशिश कर रहा है इंडिया, जिससे कि जो स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म है इसके तहत जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको एग्रीकल्चर इंपोर्ट ड्यूटी रेस करने के लिए परमिशन मिल जाए। तो टेम्परेरी, हालांकि इट्स नॉट परमानेंट, टेम्परेरी इंडिया चाह रहा है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो इंडिया इंपोर्ट करता है, जो अदर डेवलपिंग कंट्रीज इंपोर्ट करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज करने की परमिशन मिल जाए। तो ट्रेड बॉडीज 13 इंटर मिनिस्ट्रियल मीटिंग विल बी हेल्ड इन अबू धाबी इन फरवरी, और इसी के लिए इंडिया अभी से ही लॉबिंग करना शुरू करा, क्योंकि इंडिया चाहता है कि ये स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म। अब क्वेश्चन ये होता है, व्हाई इंडिया वांट दिस स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म टू गेट पुश्ड इनटू डब्ल्यूटीओ फोरम और एट डब्ल्यूटीओ फोरम? क्योंकि रीजन बिहाइंड कि कई बार डेवलपिंग कंट्रीज के पास अपनी डोमेस्टिक सप्लाई को फुलफिल करने के लिए ही एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं होता, और उस केस में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज को, डेवलपिंग इकोनॉमीज को पुश करते हैं कि वो इंपोर्ट करें। तो इंडिया और अदर डेवलपिंग कंट्रीज क्या है, वो इंपोर्ट ड्यूटीज लगा देते हैं इंपोर्ट या एक्सपोर्ट को प्रमोट या डिस्करेज करने के लिए। और कई बार जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज लगती हैं इसको डेवलप कंट्रीज जो हैं वो अपोज करते हैं। हालांकि अगर हम करंट कंटेक्स्ट की बात करें तो जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं, डब्ल्यूटीओ के जितने भी डेवलप मेंबर्स हैं, उनके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है, सो दे कैन प्रोटेक्ट देयर फार्मर्स थ्रू स्पेशल एग्रीकल्चर सेफगार्ड ड्यूटी SSG। यानी अगर डेवलप कंट्रीज चाहें तो वो स्पेशल एग्रीकल्चर सेफगार्ड ड्यूटीज लगा सकते हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज लगा सकते हैं अपने फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम एक्सेस इंपोर्ट, कि भाई इंपोर्ट आएगा, सस्ता इंपोर्ट आएगा तो उनके कंट्री के जो फार्मर्स हैं वो उनके प्रोड्यूस हो सकता है वो मार्केट में उतने कॉम्पिटिटिव ना रहें। तो डेवलप कंट्रीज के पास ये क्लॉज अवेलेबल है कि वो अपने फार्मर्स को, अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी एग्रीकल्चर मार्केट को सेफ गार्ड करने के लिए वो एडिशनल और स्पेशल इंपोर्ट ड्यूटीज लगा सकते हैं। बट मोस्ट डेवलपिंग मेंबर्स डू नॉट हैव सच फैसिलिटी, और इसी को लेकर के इंडिया पिछले कई टाइम से ये कह रहा है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है। डेवलप कंट्रीज को अपने फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना अलाउ है, डेवलपिंग कंट्रीज किसी भी तरह की इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगा सकते हैं, और अगर वो लगाते हैं तो डेवलप कंट्रीज उनसे ये कहते हैं कि दे आर एक्चुअली वर्किंग डिस्क्रिमिनेटरी, वो डब्ल्यूटीओ मेंबर्स के अगेंस्ट जा रहे हैं, डब्ल्यूटीओ के क्लॉसेस के अगेंस्ट जा रहे हैं, और उसको लेकर के डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट पैनल में जाकर के उनके अगेंस्ट केस फाइल कर दिया जाता है। तो इसीलिए इंडिया इस बार कई सारे डेवलपिंग कंट्रीज को फोरम में ला रहा है, उनसे डिस्कशन कर रहा है कि आप भी हम इस पर्टिकुलर इशू को लेकर के, स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म को लेकर के कंसेंसस बनाए, ताकि हम लोग कलेक्टिवली मिल करके इस स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म को डब्ल्यूटीओ के फोरम में पास कर सके, पुश कर सके, जिससे कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके पास भी पावर रहे अपनी डोमेस्टिक मार्केट को सिक्योर करने के लिए, स्पेशली एग्रीकल्चर सेगमेंट में, कि जब वो चाहे तब इंपोर्ट ड्यूटी लगा दें और अपने फार्मर्स को प्रोटेक्ट करें फ्रॉम एक्सेस इंपोर्ट, फ्रॉम एक्सेस चीप इंपोर्ट एट डोमेस्टिक मार्केट एज वेल एज ग्लोबल मार्केट। हालांकि जो ये डिस्कशन है दिस इज़ वेरी पॉलिटिकली सेंसिटिव सब्जेक्ट, लेकिन इंडिया की जो कई सारे जो मीटिंग एजेंडाज हैं उसमें ये की प्रायोरिटी है, और कई सारे कंट्रीज़ के साथ, माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ इंडिया जो है नेगोशिएट कर रहा है। तो सिंपली इंडिया चाह रहा है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी पॉलिसी स्पेस ज़्यादा मिले, जस्ट लाइक डेवलप कंट्रीज, जैसे उनको कई सारे स्पेशल प्रोविजंस मिले हुए डेवलप कंट्रीज़ को, डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी मिले, जिससे कि वो इस पर्टिकुलर वोलेटाइल सिचुएशन में, जबकि ग्लोबल फूड प्राइसेस जो हैं वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं, सप्लाई इंपैक्ट कर रही है बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन क्राइसिस, और इजराइल हमास वॉर भी जो अभी रिसेंटली वेज हुआ है उसकी वजह से भी इंडिया फिलहाल के लिए फूड प्राइसेस, फूड सप्लाई, एग्रीकल्चर प्राइसेस, एग्रीकल्चर सब्सिडीज को लेकर के प्रायोरिटी दे रहा है। लेट अस सी कि एक्चुअली इंडिया कितने कंट्रीज के साथ कंसेंसस बना पाता है। और इस बार 30 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि अबू धाबी में होने वाली है डब्ल्यूटीओ की, उसमें इंडिया इस स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म प्रपोजल को पास करवा पाता है या नहीं। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम मिंट। अडानी सीमेंट बिड्स टू कट रिलायंस ऑन डिस्ट्रीब्यूटर्स थ्रू बूस्ट प्रॉफिट। तो अडानी ग्रुप सीमेंट बिजनेस आर लुकिंग टू कट देयर रिलायंस ऑन डिस्ट्रीब्यूटर्स एज वेल एज होलसेलर्स। तो यहाँ पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अडानी जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट सीमेंट मेकर है, और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बूस्ट करने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी मीन प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए कई सारे टाइम टू टाइम कंपनी जो है डिसीजन लेती रहती है। इस बार अपने सप्लाई चेन को लेकर के जो अडानी ग्रुप है वो डिसीजन ले रहा है। एज अ पार्ट ऑफ पायलट प्रोजेक्ट, कंपनी have reduced the number of distributors from 12 to
3 in साउथ गुजरात रीजन एंड सेम इज हैपनिंग इन अदर रीजन। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, होलसेलर्स हैं, उनके नंबर को रिड्यूस किया जा रहा है। अब रीजन के इससे प्रॉफिट कैसे बूस्ट होगा? अगर आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर्स के नंबर को रिड्यूस करेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट शेयरिंग जो है इन लोगों के साथ जो करनी पड़ती है अपने सप्लाई चेन में, वो कम करनी पड़ेगी। आप डायरेक्टली कस्टमर को अपने प्राइस पर सेल कर पाएंगे, तो प्राइस जो है वो प्रोडक्ट का वो भी रिड्यूस होगा, प्रॉफिट शेयरिंग जो है वो भी कम होगी, और इवेंचुअली इट मे लीड्स टू इंक्रीज इन द प्रॉफिट ऑफ सीमेंट बिजनेस। और इसी को लेकर के फिलहाल रीस्ट्रक्चरिंग हम कह सकते हैं कि रीस्ट्रक्चरिंग करी जा रही है सप्लाई चेन की। अब देख लेते हैं नेक्स्टली, BYD एक्सेस फेल टू गेट इंडियन वीजा। तो चाइना's BYD ऑटो company's executive has been unsuccessful in securing the Indian visa for at least over a year. एक्चुअली जो चाइनीज BYD ऑटो की कंपनी के एग्जीक्यूटिव हैं, दे वांटेड टू मीट विद द मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इंडिया, और मीटिंग एस्टैब्लिश होनी थी फॉर देयर EV प्रोजेक्ट्स। अब चूंकि वीज़ा नहीं मिला है तो डेफिनेटली जो BYD और मेगा एग्जीक्यूटिव हैं उनके बीच में जो मीटिंग होनी फिलहाल वो इंडिया में नहीं हो पाएगी। तो इट कैन बी हैपन इन श्रीलंका, नेपाल एंड चाइना। तो इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट कि एक चाइना की बड़ी कंपनी को कि एग्जीक्यूटिव को इंडिया में वीज़ा नहीं मिला। प्रोबेबली हम कह सकते हैं दिस इज़ अ पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेप। लेकिन फिलहाल आगे क्या डेवलपमेंट होगा इस चीज़ में, मुझे बहुत जल्दी चाइना के साइड से भी रिटेलिएटरी मेजर्स देखने को मिल सकते हैं। अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल, पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 4 पर दिया हुआ है। इसके साथ ही पेज नंबर 4 पर दिया हुआ एक और आर्टिकल भी हम डिस्कस करेंगे, पर्सनल गारंटी टू अट्रैक्ट 18% GST इन एक्सेप्शनल कंसीडरेशन। तो फाइनली GST काउंसिल की मीटिंग हो चुकी है और उस मीटिंग में डिसीजन जो लिया गया है पर्सनल गारंटी टैक्स को लेकर के वो 18% का लिया गया है। अगर आप रेगुलर हैं इस चैनल में तो आपको पता होगा, तो जो पर्सनल गारंटी ऑफर करते हैं कंपनी के डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स, जनरली ये जो पर्सनल गारंटी ऑफर करी जाती है ये अपनी ही कंपनी, अपनी सब्सिडरीज जो है उनको ऑफर करी जाती है। तो उन सब गारंटीज पर अब 18% का GST अट्रैक्ट होगा। हालांकि हमने डिस्कस ये भी किया था कि जो कॉर्पोरेट गारंटी है उस पर खाली टैक्स अभी लगाया जाएगा, पर्सनल गारंटी को लेकर के इस बार GST काउंसिल में कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा। प्रोबेबली हमने ये स्पेक्युलेट किया था, बट उसके कॉन्ट्रेरी पर्सनल गारंटी जो ऑफर करी जाती है डायरेक्टर्स और कंपनीज के प्रमोटर्स को टू बैंक अगेंस्ट द क्रेडिट, उस पर भी GST काउंसिल ने 18% का टैक्स प्रपोज किया है, प्रोवाइडेड दैट इफ देयर इज नो कंसीडरेशन इन एनी अदर मैटर। अगर कोई स्पेशल और एक्सेप्शनल केस है तो उसमें ये 18% का एग्जम्पशन, जो 18% GST है उसका एग्जम्पशन दिया जा सकता है। और उसके लिए जो डिटेल सर्कुलर है, कौन कौन से एक्सेप्शनल केसेस हैं, क्या गाइडलाइंस हैं, किस तरह के केसेस पर 18% का GST लगेगा, किस तरह के केसेस पर नहीं लगेगा, किसको स्पेशल और एक्सेप्शनल कंसीडरेशन माना जाएगा, उसको लेकर के जो डिटेल जो सर्कुलर है वो बहुत जल्दी ही सेंटर जो है वो पब्लिश कर देगा। अब एक्सपर्ट्स जो स्पेकुलेट कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि एक्सेप्शंस जो हैं कुड बी सर्टेन सिनेरियो वेयर डायरेक्टर्स who had provided the guarantee is no longer connected with the management। कंपनी के मैनेजमेंट से किसी तरीके से कनेक्टेड नहीं है बट उसकी गारंटी इसेंशियल है। तो इस तरह के कुछ एक्सेप्शनल केसेस में जहां पर जो गारंटर है वो किसी भी तरह की कंपनी के मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं, कोई पोजीशन नहीं होल्ड करता, किसी भी तरह की स्टेक होल्डिंग नहीं है उसकी, तो उस केसेस में ये 18% का जो GST है ये एग्जेम्प्ट किया जा सकता है। एंड इट मे बी बिकॉज द न्यू मैनेजमेंट गारंटी इज ईदर नॉट अवेलेबल और इज इनएडिक्वेट। तो इसीलिए जो पुराना मैनेजमेंट है उसके जो डायरेक्टर्स हैं, जो पुरानी कंपनी जो पेरेंट कंपनी है उसके डायरेक्टर्स और टॉप एग्जीक्यूटिव्स और प्रमोटर्स जो है वो गारंटी दे सकते हैं, लेकिन उनका प्रेजेंट कंपनी में जिस कंपनी गारंटी ले रही है उस पर कोई डायरेक्ट स्टेक या डायरेक्ट मैनेजमेंट में इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। एंड बिसाइड वेयर द प्रमोटर्स, एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स एंड अदर मैनेजर पर्सनल एंड स्टेक होल्डर्स ऑफ बोरोइंग कंसर्न्स आर पेड रेम्यूनरेशन कंसिडरेशन इन एनी मैटर्स इट कुड ट्रिगर GST लायबिलिटी। तो अगर वो जो गारंटी प्रोवाइड कर रहा है प्रमोटर या मैनेजरियल पर्सनल या डायरेक्टर या शेयर होल्डर्स, उस बोरोइंग कंसर्न में किसी तरह से उसको रेम्यूनरेशन मिल रहा है, वो कोई पोजीशन होल्ड कर रहा है या पोजीशन होल्ड करने वाला है, तो डेफिनेटली उस केस में उसको 18% GST देनी पड़ेगी। हालांकि ये अभी स्पेकुलेशन है, डिटेल्स गाइडलाइंस जो है वो गवर्नमेंट जब
पब्लिश करेगी तब क्लियर होगा कि पर्सनल गारंटी को लेकर के जो 18% का टैक्स लगाया है, जीएसटी लगाया है, वो किस तरीके से एप्लीकेबल होगा। तो डिटेल गाइडलाइन बहुत जल्दी हमें देखने को मिल सकती हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप जो कि इसी के साथ एसोसिएटेड और जीएसटी से ही रिलेटेड है। पोटेंशियल विड्रॉल ऑफ जीएसटी नोटिसेस हैंग ऑन गेम्सक्राफ्ट केस आउट। तो हमने अभी जल्दी ही की न्यूज में डिस्कस किया था कि जितनी भी गेम्स कंपनी है, स्पेशली जो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म कंपनीज हैं, उनको जीएसटी की तरफ से, जीएसटी अथॉरिटीज की तरफ से नोटिसेस सेंड किए गए हैं। किस बात के नोटिसेस सेंड किए गए? टैक्स रिकवरी को लेकर भी कंपनीज का मानना, जीएसटी अथॉरिटीज का मानना है कि उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 30,000 करोड़ का टैक्स इवेट किया है, इंडायरेक्ट टैक्स या जीएसटी इवेट किया है, और उसी को लेकर के बड़ी बड़ी जो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म कंपनीज थी उनको टैक्स नोटिसेस भी दिए गए थे। और हमने तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज उनको नोटिस सर्व किए गए थे, लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि जो टैक्स इवेजन के नोटिस जो सेंड किए थे जीएसटी अथॉरिटीज ने, दैट कुड बी विथड्रॉन इफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रूल्स अगेंस्ट द रेवेन्यू डिपार्टमेंट इन गेम्सक्राफ्ट केस। तो गेम्सक्राफ्ट इसको लेकर के, इस पर्टिकुलर नोटिस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गया था और गेम्सक्राफ्ट ने कहा था कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ये जो टैक्स नोटिस हैं ये सर्व किए गए हैं। तो एक्सपर्ट है कहना कि अगर गेम्सक्राफ्ट के फेवर में ये जजमेंट आता है तो जो अदर नोटिसेस सेंड करी गई हैं ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म कंपनीज को, उन पर हमें नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। प्रॉबेबली जीएसटी अथॉरिटीज को वो नोटिसेस भी रोल बैक करने पड़ेंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली 70 से 80 ऐसी गेमिंग प्लेटफॉर्म कंपनीज हैं जिनको इस तरह के नोटिसेस सेंड किए। तो बड़े बड़े नाम हैं, ड्रीम 11, प्ले गेम्स 24/7, गेम्सक्राफ्ट, और इसमें से इन सब में से गेम्सक्राफ्ट जो है अपने केस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गया। लेट अस सी क्या आगे डिसीजन होता है सुप्रीम कोर्ट का, और उसका इंपैक्ट हमें जीएसटी अथॉरिटीज के फर्दर एक्शन पर देखने को मिल सकता है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। सेलेक्ट अनसिक्योर्ड लोन्स up by nearly ₹7 trillion since 2019। तो बेसिकली एक स्टडी है जहां पर पैंडेमिक से पहले और पैंडेमिक के बाद जो अनसिक्योर्ड लोन है उनकी ग्रोथ को स्टडी किया गया है। और ऐसा कहा जा रहा है कि पैंडेमिक से पहले जो इंडिविजुअल्स अनसिक्योर्ड लोन अवेल करते थे वो कम था। पैंडेमिक के बाद ये अनसिक्योर्ड लोन अवेल करने का जो ट्रेंड है ये इंक्रीज हुआ है। तो बैंक की जो लेंडिंग है, अगर हम उसको देखें, स्पेशली कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और क्रेडिट कार्ड्स को लेकर के, और अदर जो पर्सनल लोन्स हैं जो कि जनरली अनसिक्योर्ड कैटेगरी में आते हैं, उसमें 6.9 ट्रिलियन का इंक्रीज देखने को मिल रहा है फ्रॉम अगस्त 2019 टू अगस्त 2023 एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डेटा, जिसको बिजनेस स्टैंडर्ड ने एनालाइज किया। तो जो अनसिक्योर्ड लोन है वो पैंडेमिक के बाद उसमें हमें ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है। जैसे कि हम बात करें क्रेडिट कार्ड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, पर्सनल लोन्स, जनरली These types of loans are provided without any collateral, मतलब इनके पीछे कोई सिक्योरिटाइजेशन नहीं होता, कोई कोलेट्रल नहीं, कोई चीज़ गिरवी नहीं रखी जाती। तो इस तरह के लोन का जो ट्रेंड है वो इंक्रीज हुआ है। बैंक्स कंसीडर these types of loan riskier, definitely these types of loan riskier, यहाँ पे कोई भी कोलेट्रल, कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखी होती। तो बैंक्स के लिए अगर डिफॉल्ट हो गया तो रिकवरी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है, क्योंकि कोई चीज़ कोलेट्रल, कोई एसेट कोलेट्रल नहीं होता, कोई चीज़ गिरवी नहीं रखी होती, तो बैंक्स को रिकवरी करने में प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज कोलेट्रल होता है तो बैंक क्या करते हैं, उस कोलेट्रल को सेल करके अपना जो लोन होता है वो रिकवर कर लेते हैं इन केस ऑफ डिफॉल्ट सिचुएशन। बट चूंकि अनसिक्योर्ड लोन है, कोई कोलेट्रल नहीं रखना होता है जो बोरोवर है उसको, तो बैंक्स के लिए ये लोन्स जो हैं वो रिस्कियर हैं। और इसीलिए आरबीआई जो टाइम टू टाइम बैंक्स को इंडिकेट भी करता है कि जितने भी अनसिक्योर्ड लोन हैं उनको देने से पहले बैंक जो है वो केयरफुल रहें, प्रॉपर क्रेडिट वर्दीनेस देखें उस बोरोवर की। और किसी भी तरीके से अगर बैंक को लगता है कि ये जो लोन है जो दिया जा रहा है बोरोवर को ये डिफॉल्ट हो सकता है, तो उस पर्टिकुलर प्रैक्टिस से बैंक्स जो है वो रिफ्रेन करें। क्योंकि रिसेंट टाइम में इस अनसिक्योर्ड लोन सेगमेंट में हमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है, मे बी बिकॉज ऑफ द रिवेंज कंजप्शन आफ्टर पैंडेमिक। लेकिन बैंक आरबीआई जो है वो बैंक्स को डायरेक्ट कर रहे हैं। बैंक्स क्यों ये लोन देते हैं? क्योंकि जनरली इस सेगमेंट में जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत हायर होता है। इंक्रीज इंटरेस्ट रेट होता है तो बैंक्स को प्रॉफिट ज़्यादा होता है, तो बैंक थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, लेकिन ये रिस्क कभी कभी बहुत ज़्यादा होता है और जो मोस्ट ऑफ द लोन्स जो है वो डिफॉल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और अभी रिसेंटली जो मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन लिया गया, जो मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग, उसमें आरबीआई के गवर्नर्स ने बैंक्स को और एनबीएफसी को क्लियरली बोला है कि एडिक्वेट रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो हैं वो अडॉप्ट करें, क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करें बिफोर गिविंग एनी लोन टू एनी individual, any borrower. So this is the rising trend in case of share of selective unsecured loan relative to the total non-food credit or select unsecured loan in terms of value
इन रुपी ट्रिलियन। और देखते हैं इंक्रीज अक्रॉस द की बैंक, ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर बैंक में हमें ये अनसिक्योर्ड लोन को इंक्रीज होने का ट्रेंड देखने को मिला है, अप्रॉक्सीमेटली सभी बैंक्स में ये ट्रेंड है, एंड दैट इज वाई RBI इज एक्चुअली बीइंग मोर कॉशियस ऑन दिस ट्रेंड। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 7 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। इजराइल ट्रेड डबल आफ्टर पैंडेमिक। तो इंडिया और इजराइल के ट्रेड की एनालिसिस शुरू हो गई। क्यों एनालिसिस शुरू हुई? क्योंकि हमें पता है इजराइल और हमास की वजह से जो वॉर इरप्ट हो रहा है इजराइल की लैंड पे, उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली हमें इंडिया के ट्रेड, इंडिया के स्टॉक मार्केट और ग्लोबल स्टॉक मार्केट और ग्लोबल ट्रेड पर भी देखने को मिलेगा। और इसी वजह से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज कि इंडिया और इजराइल का ट्रेड किस मोमेंटम पे चल रहा है, कि इसमें कितना ग्रोथ देखने को मिला और इस वॉर की वजह से कितना इम्पैक्ट होगा, और उस इम्पैक्ट को रिमूव करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए, कुशन करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट क्या डिसीजन ले सकती है। तो अगर हम देखें इंडिया और इजराइल की ट्रेड टाइज, तो डेफिनेटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर हम देखें तो इंडिया और इजराइल का जो रिलेशन है, बाइलेटरल रिलेशन, वो इंप्रूव हुआ है। स्पेशली अगर हम 2019 के बाद से देखें, पैंडेमिक के बाद से देखें, तो दोनों ही कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड है वो इंक्रीज हुआ है, स्ट्रेंथन हुआ है। टोटल वैल्यू ऑफ ट्रेड रोज टू $10.5 बिलियन on a rolling 4-quarter basis in June 2023 from $5.5 billion in the same month in 2019। 2019 में ये ट्रेड जो $5.5 बिलियन था, ये 2023 में इंक्रीज होकर के $10.5 बिलियन हो गया है, as per the Center for Monitoring Indian Economy CMIE data, and there has been 93% increase in trade balance, that is difference between import and import। और डेफिनेटली इंडिया के केस में इट इज फेवरेबल, इंडिया इसमें ट्रेड सरप्लस की सिचुएशन में है। इंडियाज एक्सपोर्ट टू इजराइल वाज अराउंड 1.9 बिलियन, दैट इज मोर देन द इंपोर्ट इन जून 2019। तो डेफिनेटली हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल को इन कंपैरिजन टू इम्पोर्ट। एंड एक्सपोर्ट वॉज $5.7 बिलियन हायर देन इम्पोर्ट इन जून 2023। तो 2019 से कंटिन्यूसली एक्सपोर्ट में इंक्रीज देखने को मिला है, हालांकि इम्पोर्ट में भी इंक्रीज है, लेकिन इन दोनों के केस में इंडिया जो है वो ट्रेड सरप्लस की सिचुएशन में है। और इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट जो कि एस्केलेट हुआ है सैटरडे को, उसकी वजह से प्रोबेबली ये ट्रेड इम्पैक्ट कर सकता है। और अगर इंडिया की इंपोर्ट की बात करें तो बात हुई एक्सपोर्ट, जो कि हमने डिस्कस है कि 2019 से कंटिन्यूसली इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हो रहा है। इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट फ्रॉम इजराइल हैव बीन लार्जली स्टैग्नेंट ओवर द पास्ट डिकेड। बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंक्रीज हमें इंपोर्ट पर देखने को नहीं मिला, जिसकी वजह से इंडिया जो है वो ट्रेड सरप्लस की सिचुएशन में है। एंड इट हैज़ बीन $2.5 billion in 4 quarters that has ended in June 23, which come to $2.4 billion over a similar period ended on June 2023। तो ट्रेड इंपोर्ट में अगर ट्रेड डेटा में इंपोर्ट देखें तो इंपोर्ट में कोई सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं हुआ, इंपोर्ट हैज़ बीन स्टैग्नेंट and there is a significant rise in export, and because of this we are in favorable situation। तो अगर इस इजराइल और हमास का वॉर जो है वो, या फिलिस्तीन वॉर जो है वो अगर वाइडन होता है तो डेफिनेटली वो नेगेटिव है इंडिया के लिए। एंड दीज आर द प्रोडक्ट, petroleum product leads the surge, composition of India's export to Israel rolling 4 quarter in terms of dollar billion। तो पेट्रोलियम एंड क्रूड, एग्रीकल्चर, एलाइड प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, ये 3 सेगमेंट में इंडिया जो है इंपॉर्टेंटली और सिग्निफिकेंटली इजराइल को एक्सपोर्ट करता है। अब देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। इंडिया INC Q2 शो मे फेल टू जैसे। तो अकॉर्डिंग टू द अर्निंग एस्टिमेट्स बाय ब्रोकरेज हाउसेस, डिफरेंट जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं उन्होंने कुछ अपने अर्निंग एस्टिमेट्स किए, और उनके एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग इंडिया का जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसमें हमें स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। जो रिवेन्यू ग्रोथ है उसमें स्लो डाउन देखने को मिल सकता है फ्रॉम जुलाई टू सितंबर जो क्वार्टर है, यानी Q2 जो है हमारा, उसमें जो कॉर्पोरेट्स हैं उसमें उनकी अर्निंग्स में, उनके रिवेन्यू ग्रोथ में स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि जो टॉप लिस्टेड कंपनीज हैं उन्होंने रिसेंटली अपना जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जो अपने प्रॉफिट्स, अपना जो रिजल्ट जो पोस्ट किया है, दे हैव पोस्टेड हायर देन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फॉर द वेरी फर्स्ट क्वार्टर। हालांकि जो टॉप कंपनीज हैं केवल उनमें ही हमें ये इंक्रीज देखने को मिला। अगर हम कंबाइंड नेट प्रॉफिट देखें
उसमें केवल 19.6% का जो ग्रोथ रेट है कंबाइंड नेट प्रॉफिट ऑफ निफ्टी 50 कंपनीज, उसमें एस्टिमेट किया जा रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 19.6% का ग्रोथ रेट देखने को मिलेगा या रिवेन्यू ग्रोथ रेट देखने को मिलेगा, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में कम है। पिछले साल इट वाज 37.6%। तो जो इंडियन आईएनसीज हैं दे मे शो द स्लो डाउन लाइक सिचुएशन इन Q2 and fail to dazzle in comparison to the last year। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। ₹50K crore टू फ्यूल मारुति's एक्सपेंशन प्लान बाय फाइनेंशियल ईयर 31। तो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड MSIL अप्रॉक्सीमेटली 50,000 करोड़ इन्वेस्ट करने जा रही है 2030 से लेकर के 31 फाइनेंशियल ईयर तक, इंक्लूडिंग 45,000 करोड़ टूवर्ड्स डबलिंग इट्स कैपेसिटी। तो जो भी 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है उसमें से 45,000 करोड़ जो है वो केवल और केवल कैपेसिटी इन्हांसमेंट में यूज किए जाएंगे टू 4 मिलियन व्हीकल पर एनम। और कैपेसिटी कितना डेवलप करना चाह रही है? 4 मिलियन व्हीकल पर एनम एज पर द चेयरमैन ऑफ कंट्रीज लार्जेस्ट कार मेकर। और डेफिनेटली अगर कंपनी जो है कि इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट प्लान कर रही है, इतना ह्यूज एक्सपेंशन प्लान कर रही है, तो इट इज गोइंग टू हैव द पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, कंपनी का पोर्टफोलियो इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो भी बूस्ट अप करेंगी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। आर कैप आर्म्स गेट ₹922 करोड़ जीएसटी शो कॉज नोटिसेस। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस DGGI ने मल्टीपल शो कॉज नोटिस इशू किए हैं। SCN मल्टीपल शो कॉज नोटिस इशू किए हैं किसको? रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी RGIC, दैट इज अ सब्सिडी ऑफ रिलायंस कैप। रिलायंस कैप एक सब्सिडी है, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी RGIC के नाम से हम उसको जानते हैं, और उसको मल्टीपल शो कॉज नोटिस जीएसटी अथॉरिटीज ने इशू किए हैं। क्यों इशू किए? उनका मानना है कि 922.6 करोड़ का टैक्स इवेजन किया है कंपनी ने। आर कैप इज करेंटली अंडरगोइंग डेट रेजोल्यूशन प्रोसेस इन NCLT, वी ऑल नो दिस। और इसके लिए हिंदुजा ग्रुप जो है वो एक टॉप बिडर के फॉर्म में आया था, जिसने 9,800 करोड़ रुपए का कैश ऑफर कंपनी को दिया है। बट द टैक्स डिमांड में नाउ इम्पैक्ट द वैल्यूएशन ऑफ दिस पर्टिकुलर डील। जो आर कैप की डील हुई है जिसको हिंदुजा जो है वो ले रहा है, अगर ये टैक्स डिमांड अगर सच होती है और ये इसमें जीएसटी अथॉरिटीज को फॉलो करती है, 9,922 करोड़ की टैक्स डिमांड, डेफिनेटली आर कैप का जो वैल्यूएशन है 9,800 करोड़ का जो कि हिंदुजा ने ऑफर किया है वो वैल्यूएशन इंपैक्ट करेगा। तो प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी RGIC कॉन्स्टिट्यूट नियरली 70% ऑफ आर कैप्स टोटल वैल्यू। तो जो ये RGIC है ये आर कैप की वैल्यू का टोटल 70% कॉन्स्टिट्यूट करती है। और अगर RGIC पर 922 करोड़ का टैक्स लायबिलिटी, तो डेफिनेटली आर कैप का जो वैल्यूएशन है वो भी इंपैक्ट करेगा। और हो सकता है जो डील जो हिंदुजा खरीदने जा रही है आर कैप को, ये भी पोस्टपोन या कैंसिल हो जाए। सो लेट अस सी कि इसमें क्या आगे प्रोग्रेस होती है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। बिगेस्ट एवर बिडिंग ऑफ ऑयल गैस ब्लॉक्स मे ओपन इन नवंबर। तो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो उसे एंटिसिपेट किया जा रहा है कि जो 9th राउंड है बिडिंग का अंडर द ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग पॉलिसी, दैट इज OALP 9th राउंड का जो बिडिंग है वो नवंबर में स्टार्ट हो सकती है इन अनदर अटेम्प्ट टू इनवाइट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट स्पेशली इन ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 26 ब्लॉक्स जो थे वो डायरेक्टर जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन DGF ने फाइनलाइज किए थे। और इसके तहत जो फॉरेन कंपनीज है, डोमेस्टिक कंपनीज, उनको एक्सप्लोरेशन और डेवलपमेंट के राइट्स दिए जाएंगे अंडर दिस ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी। और इसका नवा राउंड होने वाला है बिडिंग का, और इस नवे राउंड में अप्रॉक्सीमेटली 26 ब्लॉक्स जो है वो एलोकेट किए जा सकते हैं। अभी तक 134 ENP ब्लॉक्स जो हैं वो गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर बिडिंग प्रोसेस के थ्रू अवार्ड कर चुकी है। फर्स्ट अनाउंसमेंट इस ओलैप पॉलिसी का कब हुआ था? अक्टूबर 2022 में। तो नवंबर में कहा जा रहा है कि नया जो बिडिंग 9th बिडिंग है ये स्टार्ट हो सकती है अंडर ओलैप। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ नाइस